अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, जुम्मतुल मुबारक। आज आपके सामने हम इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे मंडे को। चले बस खत्म। अच्छा नहीं, चलो शो कर देते हैं इसी बहाने। और आप ठीक ठाक है? सेट सब घर बार नाश्ता वाश्ता किया है? पप्पू कल टिक्कू मैच स्कूल जीत गए के हैं? पप्पू स्कूल गया, मैच जीत के कल जवाब T20 का देखें। ओ कन्नी कन्नी जीते, कनी कनी कैसे ऐसे? कन्नी कन्नी जीते जनाब। लेकिन कमाल हो गया, मैच बहुत ही शानदार। और जनाब हमारा शेर बबर रिजवान, उन्होंने एक शतक जोड़ दिया, यानी कि 100 रन बनाए उन्होंने, 100% रन बना दिए। क्या किया उन्होंने, सारी बातें करेंगे। अगला T20 कल होगा, उसके हवाले से क्या होगा, सारी बातें आपके सामने बिल्कुल। और खोल के करेंगे। कल हम क्योंकि केसीआर मनसूबे के हवाले से बात भी कर रहे थे, तो अब उसके हवाले से आवाम के लिए अच्छी खबर है। ट्रैक को मजीद बढ़ा दिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि मजीद लोग इससे मुस्तफीद होंगे। लेकिन शफात, कल हमने एक और बात भी की थी। कल हम कितने पुरुमीद थे कि इंशाल्लाह इस साल क्योंकि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं और वैक्सीन आ गई है, तो लोग जो कि पिछले साल हज नहीं कर सके, जो लोगों की हसरत थी वो इस साल पूरी करेंगे। लेकिन वो भी मुश्किल में लग रही है अब। जी मुश्किल में लग रही है। ज़रा उस हवाले से भी बात करेंगे कि हज दरख्वास्तों का क्या मामला है, कब से आनी है हज दरख्वास्तें, और क्या इस वक्त सऊदी अरब की इंतज़ामिया जो है वो हज के हवाले से, जैसे कि कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाजमी होगा और उसकी बुनियाद पे हज दरख्वास्तें अलाउ की जाएंगी, क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है या नहीं। इस हवाले से नूरुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। कोरोना वबा की वजह से इस साल भी हज मुतासर होने का खदशा है और आज़मीन हज से दरख्वास्तों के मामले पर अब तक सऊदी हुक्काम ने खामोशी इख्तियार की हुई है और हुकूमत ये कह रही है कि हज से मुतालिक आवाम की तशवीश से आगाह हैं। सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल भी कोरोना वायरस के पेश नज़र आज़मीन हज की तादाद को महदूद रखने और सिर्फ सल्तनत में मुकीम अफराद को ही हज की इजाज़त देने का ऐलान किया था। सऊदी हुक्काम का मौक़िफ़ था कि फैसला इस बुनियाद पे किया गया है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाए। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल्लाह कादरी का भी कहना है कि लगता है कि आइंदा हज भी मामूल के मुताबिक नहीं होगा। बिल्कुल शफात, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं विफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुबतला हैं क्योंकि जो सूरत हाल है, अब तक लोग आज़मीन हज अपनी दरख्वास्तें भी जमा नहीं करवा सके। वैक्सीनेशन भी अब तो पाकिस्तान में शुरू हो गई है, लेकिन अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी सऊदी हुकाम की जानिब से सामने नहीं आई। क्या मुमकिन हो सकेगा इस साल हज? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि 4-5 महीने 5 महीने रह जाते हैं हज में। तो इस वक्त तक सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और होना चाहिए कि हज मामूल का हज हो। फिर जो हमें पिछली दफ़ा कहा गया था कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो उस वक्त तक रेगुलर और मामूल का हज मुमकिन नहीं होगा। अब तो वैक्सीन भी आ गई है और इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में पूरी दुनिया में मार्केट में वाफिर हो जाएगी। और हम भी अगर सऊदी हुकूमत SOPs में वैक्सीन का शर्त लगाते हैं तो तमाम आज़मीन हज के लिए हम हज्जाज कराम के लिए वैक्सीन को पाकिस्तान में मुहैया करेंगे और ये फैसिलिटी पाकिस्तानी हज्जाज को होगी। तो तवक्को हम रखते हैं, अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि इस साल हज हो, भरपूर तरीके से हो और मामूल के मुताबिक हो। लेकिन अभी तक सऊदी हुकाम ने इस बारे में कोई वाज़ेह तौर पर बताया नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और हज को किस अंदाज में करेंगे, क्योंकि वो मेज़बान मुल्क है और हम पाबंद हैं कि वो जो फ़ैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी हमारे साथ मुशावरत उन्होंने की थी और तवक्को है कि इस दफ़ा भी हमारे साथ मुशावरत करेंगी और हमें एतमाद। तो जब कोई सऊदी हुकूमत ने इंतज़ामात के मुताल्ले से कुछ बताया है कि इंतज़ामात किस नौइयत के होने चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये चीज़ क्लियर हो जाए तो वो लोग जो कि मुतमन्नी हज हैं, जो वो तमन्ना रखते हैं हज की, वो इस हिसाब से शायद अपने अखराजात या अपने जो भी इंतज़ामात हैं वो प्लान आउट कर सकते हैं। उनकी आपस में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, वज़ारत हज उम्रा है, वज़ारत दाखिला है, वज़ारत सेहत है,
आपस में उनकी कन्वर्सेशन जारी है और मुख्तलिफ अदाद व शुमार और पूरी दुनिया में कोविड की सूरत हाल को देखकर रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री सब डाटा वो जमा कर रहे हैं। सब चीज़ों को बड़ी दिक्कत के साथ और गौर के साथ इसका मुलाहजा कर रहे हैं, तो उसके बाद ही शायद वो कोई डिसीजन ले सके। अभी तक उन्होंने कोई वाज़ेह फैसला इस हवाले से या कोई इंडिकेशन नहीं दिए हैं। तो कादिर ये भी बताइएगा कि क्या तादाद के हवाले से अब तक को तयन हुआ है कि कितने अफराद पाकिस्तान से जो है हज के मनासिक अदा कर सकेंगे? यही तो बुनियादी सवाल है कि वो अगर हज करेंगे तो कितने मकदार में या कितनी तादाद में करेंगे, क्योंकि अगर मामूल का हज होगा तो वो तो पाकिस्तान का 2 लाख से भी ज़्यादा हुज्जाज होने चाहिए, लेकिन अगर मामूल का नहीं है तो अगर कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं तो किस हद तक करेंगे। और जब तक वो हमें रिड्यूस का या पूरे हज का बताते नहीं उस वक़्त तक हम भी कोई हतमी न कह सकते हैं न बता सकते हैं। काजी साहब, अब हाल ये पैदा होता है कि चले वो तो जैसे आप बता रहे हैं अभी तक एम्बिग्विटी है, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन दरखास्तें वसूल करने का प्रोसेस और फिर दरखास्तें प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो क्या दरखास्तें वसूल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा? MOU का जो इस साल जो मुमकिना और मुतवक्के टाइम था वो नवंबर एंड था, लेकिन नवंबर एंड में भी नहीं हो सका, फिर दिसंबर में भी नहीं हो सका, जनवरी में भी नहीं हो सका, फरवरी भी ये गुजरती जा रही है। तो अभी तक MOU साइन नहीं हुआ है, और जब तक MOU साइन नहीं होता, MOU अगर नवंबर में साइन होता तो दिसंबर में हम हज पॉलिसी कैबिनेट से मंजूर कराते और जनवरी से हम एप्लीकेशन जमा कराने शुरू करते। जब तक MOU साइन नहीं होता तो फिर न तो हम वहाँ पर सऊदी अरब में बिल्डिंग्स का, ट्रांसपोर्ट का, केटरिंग्स का वो इंतज़ामात और एहतमाम करा सकते हैं, और न यहाँ से एयरलाइंस के साथ और हज दरख्वास्तों का ये सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पूरा इंतज़ार उस माहदे या MOU को है जिसमें वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की मुतवक्के इस साल हज की ज़मीन हज की तादाद कितनी होगी। सही, बहुत जी, हमारे साथ नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मौजूद थे। MOU साइन नहीं हुआ जनाब सऊदी हुक्काम के साथ, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कितने आज़मीन हज जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वही पिछले साल वाला मामला होगा। लेकिन जब बात वही बात है कि अभी 3-4 महीने पड़े हैं, तो हम फिर भी इस पॉजिटिव नोट पे ही आगे चलेंगे कि इंशाल्लाह MOU भी जल्दी साइन हो जाएगा और सऊदी हुकूमत की जानिब से स्पेसिफिक नंबर भी आ जाएंगे उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस साल जो है हज अदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह करे, अभी भी पॉजिटिव ही है, 3-4 महीने पड़े। गो के शफात, यू आर राइट, द प्रोसेस इज रियली लॉन्ग, काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। तो अब ये देखेंगे कि अगर MOU अभी साइन हो जाता है तो 3 महीने में बाकी तमाम तर एप्लीकेशन वगैरह को प्रोसेस करके किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि 3 महीने में अगर लेट से 50,000 दरखास्तें प्रोसेस होती हैं और उन 50,000 दरखास्तों में से अल्लाह करे 50,000 बड़ा अच्छा नंबर दिए, अल्लाह करे दरखास्तें प्रोसेस होती हैं, उन 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन, उनकी वहां पे कोविड SOPs के मुताबिक रिहाइश और कोविड SOPs के मुताबिक तमाम जो मनासिक हज है उनकी अदायगी, इसके लिए इंतजामात हुकूमत पाकिस्तान को भी करने होंगे। वहाँ पे बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस। जैसे आप कह रहे हैं तो उससे तो मुझे लग रहा है कि 5,000 भी हो सकता है, मुश्किल हो, बट अल्लाह करे हो ज़रूर। और इस साल लोग अपनी जो है उम्मीदें जो हैं और जो लोगों की स्पेसिफिकली हसरतें ज़रूर पूरी हो हज की। है जी, आगे बढ़ते हैं। और कराची वालों, आप लोगों के लिए तो हमारे पास बड़ी अच्छी खबर है। रेलवे ने कराची सर्कुलर मंसूबे को, जो इसका दूसरा मरहला था, वो इसका मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद अब लोकल ट्रेन औरंगी स्टेशन तक चलेगी और 14 किलोमीटर का ट्रैक जनाब बहाल होने के बाद अब ये 74 किलोमीटर का KCR ट्रैक जो है ये फाइनली ऑपरेशनल हो गया। जी जनाब, ट्रेन आई छुका छुक, सांप बोला वेरी गुड, अड्डा डबल रोटी बिस्कुट। ये एक मशहूर शायर के अल्फाज है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है। ये कौन था वैसे? बस है कोई मामला ये है जनाब कि अभी भी जो KCR का मेन ट्रैक है, जो मेन आबादी के क्लस्टर में से गुजरना है, वो क्लियर नहीं हुआ, जो कि तीसरे मरहले में क्लियर होगा। वो है जनाब वो ट्रैक जो कि औरंगी टाउन से लेकर नाथा खान तक पहुंचेगा
और ये एक ऐसा ट्रैक है जनाब जिसके अंदर आपकी जो आपने जितने अच्छे इलाके कराची के सुने हैं वो तमाम इसी ट्रैक के दाएं बाएं आबाद हैं, जिसमें बड़े बड़े इलाके हैं। तो अब तो यहाँ तो इतनी चीजें बन गई हैं शफात, बिल्डिंगें बन गई हैं, दुकानें बन गई, कमर्शियल एरिया बन गए। तो अब ये देखना कि होगा कैसे खैर, लेकिन जो तीसरा मरहला है ये मुकम्मल कैसे होना है, ये काम करेगी इस हवाले से सिंध हुकूमत। अभी की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ ये KCR की ट्रेन जाएगी, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेरी गुड मॉर्निंग। हिना, बड़ी अच्छी खबर हमने कराची के शहरियों के लिए आज दी है कि फाइनली KCR का जो मंसूबा उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी किया जा रहा है। कहाँ कहाँ और कौन कौन सी रूट्स लेगी ये KCR की ट्रेन? वालेकुम अस्सलाम मदीहा। क्योंकि बिल्कुल कराची वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ग्रेजुअली KCR जो है वो ट्रैक्स रीस्टोर होते जा रहे हैं। अब जो मरहला कंप्लीट हुआ है उसमें सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक का जो ट्रैक है वो मुकम्मल कर लिया गया है। कराची वाले जो इस रूट पर जिन का घर आता है उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन के जो ट्रैक का जो फासला है वो तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल है और 4:15 बजे इसकी टाइमिंग रखी गई है। औरंगी स्टेशन से 4:15 बजे ये ट्रेन निकलेगी और मुख्तलिफ जो रूट है उनमें अगर हम इलाके बात करें तो उनमें औरंगी से साइट और बल्दिया, लियारी, वज़ीर मेंशन और दीगर इलाकों के जो फासले हैं वो तय करके सिटी स्टेशन पर इसका जो सफ़र है वो मुकम्मल होगा। तकरीबन 500 मुसाफिर की जगह है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो अब भी जो कराची वाले हैं बहुत कम सफ़र कर रहे हैं। हालांकि कराची वालों के लिए बड़ी सहूलत है ये जो सर्कुलर रेलवे बहाल की जा रही है, तो कराची वालों को इस सहूलत को अवेल करना चाहिए। जहाँ तक हम फाटक और स्टेशन की बात करें तो इस ट्रैक पर तकरीबन 12 फाटक और 8 स्टेशन हैं, लेकिन स्टेशंस में कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत से साफियों ने सफ़र भी किया है तो उनके मुताबिक यही कहना है कि कहीं कहीं हम देख रहे हैं कुछ काम अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन तकरीबन मुकम्मल है। कराची वाले ईजीली इसमें सफ़र कर सकते हैं। टिकट के हवाले से अगर हम कराची वालों को बताएं तो ट्रेन के अंदर ही ईजीली टिकट आप ले सकते हैं और 30 रुपये इसका टिकट रखा गया है। बहुत मेरे ख्याल से हम सब के लिए बहुत ये कन्वीनियंट है कि 30 रुपये में 14 किलोमीटर का हम सफ़र तय कर रहे हैं। बहुत टाइमिंग्स के हवाले से पहले भी बड़ी बात की गई थी, लोग कह रहे थे भी 5 बजे आपका आखिर जो रूट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो भी दफ्तर छोड़ के भागें और 5 बजे आके जो ट्रेन पकड़ें। टाइमिंग्स कुछ चेंज हुई हैं? बिल्कुल टाइमिंग्स भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। कराची वाले इसी पे ही थोड़े शिकवा गुजारी करते हुए नज़र आते हैं कि चूँकि औरंगी से अगर जो ट्रेन आ रही है सिटी स्टेशन की तरफ तो उसका 4:15 बजे टाइम रखा गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि कराची वाले क्योंकि दफ्तर से सुबह निकलते हैं और जो शाम की इवनिंग वाले जो जॉब के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन मॉर्निंग जो हो रही है जिनके ड्यूटी टाइमिंग जो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन सिटी स्टेशन से यहाँ पर आकर जो ट्रेन जा रही है जिस ट्रैक पर मुझे बताइए ये तो शाम का टाइम है, इस ट्रैक पे साइट एरिया आता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आती हैं, मजदूर तबके के लिए बड़ा आइडियल ट्रैक है ये कि वो सिटी स्टेशन से साइट एरिया तक आ सकते हैं, औरंगी टाउन तक जा सकते हैं। थोड़ा सा वाले से बताइएगा सुबह में कौन सा टाइम है कि जब ये ट्रेन उस ट्रैक पे से गुजरेगी? सुबह 8 बजे के करीब यहाँ से ट्रेन निकलेगी और यकीनन आपने बिल्कुल सही बताया कि साइट एरिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़ी तादाद में मज़दूर वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ से ये इनके लिए सहूलत है कि सिटी स्टेशन से बैठकर साइट एरिया तक का सफ़र कर सकते हैं और अपने अपने दफातर सिर्फ 30 रुपये में इस ट्रेन में बैठकर पहुँच सकते हैं। तो मज़दूरों के लिए यकीनन ये एक बहुत अच्छा खुशाइंद ये ख़बर है और ये सहूलत है कि वो सुकून से ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि दूसरी जो दीगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बसेस हैं या चिंची भी अब उस पर पाबंदी हो गई है। तो सर्कुलर रेलवे जिस तरह ग्रेजुअली रीस्टोर होता जा रहा है तो कराची वालों के लिए काफ़ी फैसिलिटी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिना दीदार, इस हवाले से मैं आगाह कर रही थी। जनाब कराची सर्कुलर रेलवे का रीच 2 जो कि है जनाब सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन तक और बीच में आता है जनाब पॉपुलेशन क्लस्टर यानी कि साइट एरिया, मजदूर तबके के लिए एक आइडियल स्पॉट है क्योंकि तकरीबन पूरे कराची का मजदूर तबका जो है वो कोरंगी साइट एरिया में और हमारा जिस साइट एरिया की हम बात कर रहे हैं साइट एरिया में आता है। सो दोनों तरह से ये एक विन विन सिचुएशन है लोगों के लिए। बिल्कुल शफात, और ये जैसे जैसे मंसूबा तेजी से मुकम्मल होने की तरह लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है जनाब, खुशियाँ खुशियाँ लोगों के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो जाएगा हल। अभी ज़रा आगे चलते हो, ज़रा बात करते हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। सेनेट के लिए जो वोट हैं वो 3 मार्च को डाले जाएंगे और इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और सेनेट की 48 नशिस्तों पर
इंतखाबात होने जा रहे हैं आज और कल के दिन ऐसे हैं जिसमें आपको अपने कागजात नामजदगी जो हैं ये जमा करवाने हैं। तो आप नहीं करवा सकते हाँ। कागजात नामजदगी, वो जो इनका वजीर आजम ने फरमाया है कि वो 70 करोड़ जिनके पास होते हैं वो करवा सकते हैं, और 70 करोड़ के बाद भी ऐसे नहीं कि आपको ठेके मिल जाएंगे, आपने सिर्फ बैठ के सेनेटर ही बनना है। मतलब आप और मैं तो हम सोचे भी ना कभी हमने सेनेट के लिए कभी नहीं, 70 करोड़ का जो फिगर है तो उसमें तो हमें 3 जन्म में भी नहीं सोचना चाहिए कि 70 करोड़ कभी हम इस तरह जमा कर सकेंगे। हाँ, ये है कि कोई आप जिम्बाब्वे के डॉलर ले लें तो शायद वो आप जमा कर ले, लेकिन जनाब 21 फरवरी को उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं वो आवेज़ा कर दी जाएंगी और 11 मार्च को जो 52 सेनेटर्स जो हैं उनकी रिटायरमेंट आनी है, और इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ है जिसमें सेनेट टिकटों से मुतालिक सिफारिशात पेश की गई हैं। बिल्कुल जी, और इन सिफारिशात में शिबली फराज को एक मरतबा फिर सेनेटर बनाने के लिए सिफारिश भी की गई है, और ज़रा ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की सीट पर हफीज शेख का नाम भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, और इत्तेहादी जमात में से कामिल अली आगा का नाम भी हमने देखा कि वो सर फहरिस्त है, ये सामने आया है। और ख़वातीन में जो नाम है उनमें सानिया निश्ते साहिबा, डॉक्टर जरका, इनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट में सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट देने की रवायत खत्म करेंगे। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन का पैसा पार्टी सरबराह तक जाता है। साल से पाकिस्तान में सेनेट के अंदर पैसा चलता है, पार्टी के सरबराह हैं उस तक पैसा जाता है। हमें पता चल गया है कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 करोड़ से 70 करोड़ पे कीमत चली गई है। 2013 में तो जो पहला सेनेट का इलेक्शन था, मैंने अपने एमपीज को कहा कि आप अपनी वोट बेचने लगे हैं, तब मैंने वार्निंग दी कि आपने वोट बेची तो हम अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। 2018 में हमें पता चला, पता नहीं 18 या 20 एमपीज बिक गए थे। हमारी कमेटी बनी, उन्होंने कहीं से वीडियो लाई और उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 एमपीज को शो कॉज दिया और फिर निकाला उनको, और तब फिर मैंने कहा ओपन बैलेट का। ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, और यही रोएंगे फिर। दूसरी जानिब 2018 के सेनेट इंतखाबात से पहले जो वीडियो सामने आई थी, तो इस वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है जिसमें वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शेरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल हैं। ये कमेटी को कहा कि FI हमारे पास इदारे हैं, उनको इस्तेमाल करें, ये आगे रिकमेंडेशंस दें इलेक्शन कमीशन को, हमने देना है नैब को या किसी और को मजीद आगे दें। सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका हिकमत अमली के लिए PDM सरबराह भी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। आसिफ जरदारी से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पे उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर बात हुई। PDM ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया। बिल्कुल शफात, और जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि मुश्तरका उम्मीदवार लाने के हवाले से बात की जा रही, तो इसमें भी दोनों पार्टीज एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि जी परवेज़ रशीद साहब को वो आगे लेकर आए और ये मुश्तरका कैंडिडेट होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नानी साहब जो हैं उनको लेकर आए और वो बने जनाब मुश्तरका कैंडिडेट। लेकिन अभी जो ज़रा सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उससे पहले जो तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है जो कि उन वीडियो के हवाले से तहकीकात करेगी जो कि सामने आई, इस हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो फैसल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कमेटी बनाई गई है तहकीकात के लिए, कुछ टाइम फ्रेम दिया गया इस कमेटी को कि ये कमेटी कब तक अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आगे सेनेट के इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो कोई टाइम फ्रेम आप लोगों ने रखा है इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं आपकी तरफ? जी मैं ये आप लोग गुफ्तगू में सुन रहा था और साथ ही में ये मैं पढ़ रहा था। यकीन करें ये मैं आप दोनों को भी भेज दूंगा, ये पेपर जो है ये नैब ऑर्डिनेंस में जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की हैं, और जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन हो तो बदले में ये मांग लेते हैं कि जी हमें NRO दे दें। अब इसमें अभी आप लोग बात कर रहे थे कि 70 करोड़ रुपए की, कि जी 70 करोड़ रुपया नहीं है,
तो इसमें इन्होंने जो क्लॉज 2 डाला है, इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप मान जाएं ये हमारी बात, कहते हैं 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, तो 70 करोड़ तो उसके अंदर ही आ जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग को भी ये चाहते हैं हो, साथ में चाहते हैं कि पूरा मुआशरा जो है वो करप्शन की तरफ चले। आप यकीन कीजिए, जब हमारा इलेक्शन हो रहा था तो मेरा जो खर्चा हुआ था 4,735 रुपए हुआ था। अच्छा। वो मैंने कुछ पेपर्स इलेक्शन कमीशन में जमा जिसमें कराने थे, कुछ गालिबन आपके प्रिंट आउट्स। शायद फैसल कोई चाय शाय का बिल भी शामिल है। जी 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 बिल्कुल मदिया, इसमें मेरे कुछ मैंने वो फोटोकॉपीज करवाई थी, कुछ पकौड़े खाए थे पेशावर आते जाते, और चाय पी थी ऑब्वियसली, और साथ में एक स्टेपलर खरीदा था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो नथी करने के लिए पेपर्स को। अच्छा। तो कोई 4,735 रुपए लगे थे। सही। लेकिन हमारी आंखों के सामने जब इलेक्शन हो रही थी तो हमारे एक कैंडिडेट जिन्होंने जीतना था, जिनकी वोट पूरी थी, लेकिन वो हारे, और हमारे जो 20 एमपीएस हैं उन्होंने करप्शन की और रिश्वत ली और वोट कहीं और दे दिया। और पीपल्स पार्टी जिनके सिर्फ 6 एमपीएस थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, वो 2 सेनेट की सीटें निकाल गए। तो वहां पे अजीब से मनाजर थे। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था 2014 में, जब नवाज शरीफ ये लेकर आए उनकी गवर्नमेंट के, जी हम ओपन बैलेटिंग, इमरान खान साहब ने तारीफ की कि बिल्कुल आपको करना चाहिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उसके बाद 2015 के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे हम करेंगे ये। अब जब हम करने फैसल, लगे, जब ये हम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब मामला ये है कि कमेटी तो बन गई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जा रहा है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है। आपको लगता नहीं लेट हो गई है पीटीआई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाने में? अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना था और अगर वजीर आजम के इमरान खान की तरजीहात में था 2015 से, तो इस पे 1.5-2 साल पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि विप्स होते और वोट्स जो है वो इस तरफ आते। वो नहीं हुआ। अब जो है वो ऑर्डिनेंस की तरफ गई है, कोर्ट में भी चली गई, ऑप्शंस ओपन है पीटीआई के। लेकिन व्हाट इफ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो नहीं पाता और कोर्ट जो है वो ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे इलेक्शंस जो है वो नहीं कर रही, मिसाल के तौर पर, तो सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं, उसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी है? जी जी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर आए, और ये वो अब सुप्रीम कोर्ट में राय क्या गई हुई है। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, ये काफी अरसे से नेशनल असेंबली में पड़ी हुई है। ये मानते नहीं है, ये कहते हैं सानू एनआरओ बखाओ साडा मूड बने। हर कौमी मफाद की लेजिस्लेशन फैटअप पे आपने देखा, जब हमने कहा आप हमारा साथ दे, इन्होंने कहा ठीक है हम आपका साथ दे देते हैं, लेकिन पहले आप हमें एनआरओ देंगे। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, हर पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन में ये बार्गेन करने की कोशिश करते हैं कि 99 से पहले कि हमारे केसेस माफ कर दें। तो चले ना, ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि ऑपोजिशन नहीं आ रही आपकी साइड पे। अब ऑपोजिशन नहीं आ रही, अब क्या रास्ता है? अब आप कोर्ट में भी गए में, आपने जो है एक प्रेसिडेंशियल एक्ट भी दे दिया, उसको क्या होगा? मैं सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है कि जो सेनेट की मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है, क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है। अगर वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 जो है उसकी तशरीह करनी है। आर्टिकल 226 कहता है ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेंबर्स ऑफ द सेनेट का जो इलेक्शन है, क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो कंडीशनल ऑर्डिनेंस आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ये कंडीशनल ऑर्डिनेंस की मुद्दत होगी 120 दिन, 120 दिन बाद ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा। अब उस ऑर्डिनेंस के होते हुए जो इंतखाबात हुए वो 120 दिन बाद कैसे वो रहेंगे? ऑल्सो मैं फैसले यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो ऑर्डिनेंस जो आएगा, जब ऑर्डिनेंस को अगर चैलेंज कर दिया जाता है, और अगर ऑर्डिनेंस की फिर जब ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया जाता है और अगर उसको फिर वो गैर फाल कर दिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए, तो फिर तो जो उसके अंदर होने वाली तमाम तो चीजें हैं वो भी गैर फाल हो जाती हैं, वो भी मुअत्तल हो जाती हैं। जी, ये एक कानूनी आपका सवाल है, कोई कानूनी माहिर आपको जरूर इसकी मजीद तफसीलात देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वजाहत इस सिलसिले में ये जरूर कर दूं कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 226 जो है उसके तहत नहीं है, यानी कि मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन 226 के तहत नहीं है,
तो फिर आप ऑर्डिनेंस आपका इफेक्टिव हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं ऑर्डिनेंस की मुद्दत जब खत्म होगी तो हम सिंपल मेजॉरिटी से जो बिल है वो ला सकते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम कर सकते हैं। सही, तो वो सही, रास्ता है, तो सही। हम वहां पे फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ ये जाएगा। बिल्कुल लेकिन आपने सही कहा, बहरहाल- ये बिल्कुल सही कहा। ये एक ऑप्शन बहरहाल खुला हुआ है और गवर्नमेंट के पास अभी भी ऑप्शन है इन इंतखाबात में एक विनिंग स्टेक रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फैसल जावेद खान साथ मौजूद। लेकिन जब बात एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो तमाम तो चीज़ें हैं जो बहुत पहले से ही प्रोसेस में आ जानी चाहिए थी। अगर ये पहले प्रोसेस में आ जाती तो हो सकता है कि अब तक तमाम तर मामला जो है वो हल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर भी अगर देखा जाए ना तो समहाउ कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे नजर आ रहा है। छोटा सा एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा। आपको सीधे लिए चलते हैं जनाब अमन 21 की इफ्तिताही तकरीब की जानिब, जहां पाक बहरिया के ज़ेरे तमाम 7वीं कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन की इफ्तिताही तकरीब जारी है। The most merciful. Rear Admiral Naveed Ashraf, Hilal Imtiaz Military, Tamgha Basalat, Commander Pakistan Fleet, distinguished guests of honor, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I am Commodore Imtiaz Ali, Commander 25th Destroyer इस Squadron. वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं I, यहाँ पे on परचम behalf पार्टी जो of है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जनाब कसीरुल मुल्की अमन मश्क जिसका नाम अमन है। अमन 21 जो कि 7वीं कसीरुल मुल्क मश्क है, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक की बहरी बेड़े शामिल हैं और यहाँ पे इस वक्त ये मशकें जारी हैं, इफ्तिताही तकरीब जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। और अब बात करते हैं सिंध में मौजूद पुरानी गंदम के हवाले से एक अहम खबर के, जिसका तस्करा मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कैबिनेट का जो इजलास था उसमें भी किया गया था। और विफाकी काबीना के इजलास में सिंध हुकूमत की जानिब से 6 साल पुरानी गंदम रिलीज़ किए जाने की रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 6 साल पुरानी 32,000 टन गंदम रिलीज की थी। जी जनाब, 32,000 टन ये गंदम रिलीज की गई। और उसके बाद खबर यह है कि सिंध के फूड डिपार्टमेंट की जानिब से कराची समेत दीगर शहरों को जो इस गंदम की फराहमी के फैसले को वापस ले लिया गया है। क्या ये गंदम गोदामों से निकल चुकी है या नहीं? हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडी हमारे साथ हैं, उनसे जरा इस हवाले से मालूमात लेते हैं। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा सर, ये गंदम जो है 32,000 टन, ये इसकी वापसी का नोटिफिकेशन गोदाम से निकलने के बाद है या पहले आ गया? देखिए ये जो खबर असल में फोड़ी है वफाकी सरकार ने, सिंध हुकूमत ने या सिंध के महकमा फूड ने तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था। जब वफाकी सरकार की जो काबीना है उसमें जब जिक्र आया और बात हुई, और फिर आपको पता है कि एक बड़े रोजनामचे में जो कि अंग्रेजी का है उसमें ये खबर बड़ी शह सुर्खी से आई। उसके बाद जो है यहाँ पर खलबली मच गई और फिर जो गंदम चली गई सो चली गई, जो जहाँ रोकनी थी रोक गई, जो बीच में थी, जो नहीं निकली थी उसको रोक दिया गया। बहरहाल ये खबर तशवीशनाक है कि 6 साल पुरानी जो है वो गंदम जो है वो रिलीज की गई। हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक और जो इनके दावा है महकमा फूड के मुताबिक कि उन्होंने सारे गोदाम खाली कर दिए थे और नई गंदम जो है वो उन्होंने परचेज कर दी थी। और उनका ये दावा है, कल जो सिंध काबीना का इजलास हुआ उसमें ये दावा किया गया है कि नई गंदम तकरीबन 6 लाख टन जो है वो यहाँ पर इनके पास मौजूद है और वो रिलीज करना चाहते हैं। ये पुरानी गंदम कहाँ से आई, ये वफाकी सरकार ने बड़ा अहम सवाल भी उठाया और सुराख भी बड़ा चुन चुन के लगाया, दूरबीनी से लगाया है। सही जी अरबाब हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। इस वक्त आप पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम जो कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन जारी है, इफ्तिताही तकरीब, उसमें आपको सीधा बराह रास्त लिए चलते हैं। सीनियर अफसरान इन मशकों में शरीक हैं। बाकायदा आगाज इन मशकों का इन ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब से हो रहा है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। 7 दोस्त ममालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत कर रहे हैं और कोरोना के तनाजुर में कसीर तादाद में ममालिक की शिरकत पाक बहरिया का एक बड़ा कारनामा है। मश्क का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाई की सलाहियतों में इजाफा है। ऑपरेशनल तैयारी
पाकिस्तान के मस्बत तस्वर को उजागर करना भी मकासद में शामिल है। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इफ्तिताही तकरीबात के। इस वक्त फ्लैग तकरीब गाह में एंटर हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर वाज़ेह अंदाज में आप इसे देख सकते हैं। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का बाकायदा आगाज होने जा रहा है और 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये मशकें जारी रहेंगी। कराची में इसकी इफ्तिताही तकरीबात, परचम कुशाई की तकरीबात जो है वो मुनक्किद की जा रही। 45 ममालिक के नुमाइंदगान, बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और ये कसीरुल मुल्क की बहरी मश्क, इसका बाकायदा आगाज, इसकी तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मश्क का बाकायदा आगाज जो शरीक ममालिक हैं उनकी परचम कुशाई की तकरीब से हो रहा है और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। नाज़रीन, कसीरुल मुल्क 7वीं कसीरुल मुल्की अमन मश्क, ये आप इसकी तकरीबात आप बराह रास्त देख रहे हैं जनाब। इस वक्त परचम कुशाई की तकरीब हो रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी का चाक चौबंद दस्ता इस वक्त जो शरीक ममालिक हैं उनके परचम हाथ में लिए परेड कर रहा है। यहाँ पे आपको बताते चले जनाब के 7 दोस्त ममालिक के मंदूबीन, उनके मेहमानान बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत कर रहे हैं। कोरोना के तनाजुर में एक इतनी बड़े पैमाने पे मश्क का होना बिलाशुबा पाक बहरिया का एक बड़ा कारनामा है और मश्क का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाई की सलाहियतों में इजाफा है। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम कसीरुल मुल्क की बहरी मश्क अमन का बाकायदा आगाज अपनी स्क्रीन पे आप मुलाहिजा कर रहे हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में और आपको सीधे लिए चलते हैं जनाब कराची में, जहां अमन 21 की जनाब इफ्तिताही तकरीब जारी है। परचम कुशाई की तकरीब हो चुकी है और अब आतिशबाजी का एक दिल फरेब नज़ारा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। I will now request all the guests to kindly take your seats. नाज़रीन, परचम कुशाई और परचम कुशाई की तकरीब Fireworks जारी के है। बाद आतिशबाजी का ये मंजर आपने अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त देखा। मश्क अमन जो है ये 16 फरवरी तक जारी रहेगी, अमन 21, और इसमें 45 ममालिक के बहरी असासे शिरकत कर रहे हैं। ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान नेवी। बहुत कुछ है जनाब, इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी, शेयर करते रहेंगे। फिलहाल जनाब बाखबर सवेरा के राउंड 2 की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल जवाब, राउंड 2 की तरफ जाएंगे। मुंह से वैसे लोग कहते हैं ना कि लोग फलाना बंदा मुंह से फायर बहुत करता है, ये तो हमने बड़ी मिसाल सुनी है, लेकिन मुंह से एवरेस्ट सर करना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे जाके बिस्त होके भी वापस आना, ये हम आपको बताएंगे कि भारत ने एजाज कैसे हासिल किया। लेकिन पहले नजर आ लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। तो जनाब अब आपको बताते हैं कि भारतीय को पैमाओं ने एक बड़ा जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है और वो ये कि जनाब वो माउंट एवरेस्ट जाए बगैर माउंट एवरेस्ट सर करके आए हैं। जी जनाब, मुंह से जी मुंह से सर किया उन्होंने ये, और बातों के उनके ये फायर
उसमें इन्होंने माशाल्लाह अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक आलमी जलालत जो है हासिल की है। नेपाल ने पाबंदी लगा दी है कि आइंदा कोई भारतीय माउंटेनियर जो है ना वो नेपाल में और खास तौर पे माउंट एवरेस्ट साइड पे नहीं जाएगा। और स्पेसिफिकली ये जो दो है ना, जिनमें से एक का नाम है जनाब नरेंद्र सिंह यादव और जो दूसरी है वो सीमा रानी गोस्वामी, इन्होंने क्योंकि जो सर्टिफिकेट हासिल किया था इनका सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया कि झूठो, तुम लोगों ने हमसे क्या झूठ बोला है। और इसके बाद जैसे शफात ने बताया कि 6 साल की पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो भारतीय बाशिंदों ने 2016 में बेसिकली माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा किया था, जिस पर महकमा सयाहत ने उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए थे। और नेपाल की महकमा सयाहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल नरेंद्र यादव को एक अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दौरान पता चला कि ये जो दोनों हैं इन्होंने तो झूठ बोला है, इनका झूठ पकड़ा गया। उन्होंने बेसिकली कभी माउंट एवरेस्ट सर ही नहीं किया था। तो शफात मतलब ये तो आलमी जलालत होगी इनके साथ। आलमी जलालत है जनाब। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी कोपैमा मिर्जा साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एवरेस्ट सर करने का दावा करना, मतलब एवरेस्ट ठीक है कि वो आसान चोटी है सर करने के लिए और लोग उसे 3 से 4 दिन में सर कर सकते हैं, लेकिन उस पे झूठा दावा करना और उसके बाद नेपाली गवर्नमेंट की जानिब से बैन हो जाना, ये कोई अनहोना वाकया? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि एवरेस्ट की चोटी 2-3 दिन में समिट नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया का बुलंदतरीन पहाड़ है ना एवरेस्ट। अच्छा। माउंट एवरेस्ट। तो अच्छा। इसके लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने लगते हैं नॉर्मली। अच्छा, ठीक है अच्छा। कि नहीं? और माउंटेनियरिंग एक ऐसा शोबा है कि उसमें बहुत ही पाकिज़ा, माउंटेनियरिंग एक बहुत पाकिज़ा और बहुत ही हाईली मोरा उसका क्या कहेंगे कि इंसान में बहुत ही सच होने का वो है, बहुत जरूरी है। ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर के पास जाके ना आप जो है वो नेचर को चीट नहीं कर सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी बहुत ही चैलेंजिंग पहाड़ है, उसको क्लाइंब करना इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही अजूबा हो गया है माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में कि उन्होंने जो है अपने जो क्लेम को फेक कर दिया और उन्होंने ये जाहिर करने की बड़ी जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया में कि भाई किस तरीके से ये जो भारतीय माउंटेनियर्स जिन्होंने बोला जी हमने एवरेस्ट जाके उसको समिट किया है और उसके बाद पता चलता है भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया, इतने साल क्यों लग गए पूरी तहकीकात में कि पता चला कि भाई ऐसी तो कोई चीज ही नहीं हुई थी? एक्चुअली इसमें आप अभी एक ही इंसिडेंट को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया 2016 का। ये इंसिडेंट 2017 में भी हो चुका है। 2 पुलिस के जो कपल्स थे उन्होंने भी ऐसे ही क्लेम किया हुआ है, उसके ऊपर भी उनको बैन हुआ था। फिर यानी 2019 में भी 3 ऐसे लोगों ने अपने तस्वीर को मॉर्फ करके उन्होंने जो ना क्लेम किया हुआ है। तो ये अब तक के 3 मुख्तलिफ वाकयात थे। तो ये अभी 2016 का जो है अभी तक इतना मीडिया में आया हुआ है, 2017 और 2019 का अभी आना बाकी है। तो ये बहुत ही भयानक किस्म का है। ये मुझे बताएं, ये क्लेम वेरीफाई कैसे होते हैं कि एक शख्स जो है वो अपना एक तस्वीर लगा दे कि जनाब मैं चोटी में पहुंच गया हूं और मैं वापस बेस कैंप आ गया हूं, ये वेरीफाई कैसे होगा और इतना टाइम क्यों लगता है? 16 का झूठ 21 से पकड़ा जा रहा है। एक्चुअली वो क्योंकि जब वो यादव को जब टेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए नामजद किया था, तो ये इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट एनी प्रेस्टिजियस अवार्ड इंडिया में। तब जब उसको नॉमिनेट किया गया तो उन्हीं की कम्युनिटी ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बंदे सबमिट नहीं किया था। तभी तो उन्होंने दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली होता यूं कि जब आप किसी आउटफिटर के साथ बुक करते हो अपने एवरेस्ट की एक्सपीडिशन को, तो वो आउटफिटर जो आपके साथ जो हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग गाइड या शेरपा जो एम्प्लॉय करता है, वो सारा आपको प्रूव करना होता है कि मैं इस डेट पे इस अल्टीट्यूड पे था, इस डेट पे मैं इतने अल्टीट्यूड पे था, फिर इतने डेट पे। और आपके पास एक डिवाइस भी तो होती है जो कि आपकी लोकेशन भी तो बता रही होती है। बिल्कुल, ये अभी रेस ट्रैकर हो गया, फिर इनस्पॉट के नाम से फिर ये जीपीएस हमारे जो है वो लाइव ट्रैक कर सकता है। लेकिन पहले ज़माने में ये नहीं थे इतने ज़्यादा आम। तो लोग जो है समिट पे मिलते थे, एक दूसरे के साथ तस्वीरें बनाते थे कि आप किस मुल्क से हैं, मैं किस मुल्क से हूँ। एक्चुअली कभी-कभी एक्सचेंज भी होता था, कार्ड वगैरह भी एक्सचेंज होता था कि आप मेरे समिट की मौजूदगी को आप जो है प्रूव करेंगे। तो पहले इस तरह हुआ करता था। और साथ में जो ड्यूरेशंस थे उसको कैलकुलेट करके आप जो है अपनी समिट सर्टिफिकेट को क्लेम करते थे। अब इसमें इंसिडेंट में ये हुआ है कि मेरे अंदाजे में कि जो क्लाइंबिंग कंपनी था जो उसको सर्विस दे रहा था, उसने जो है इसमें शामिल है इस फ्रॉड में।
जब उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, अब मिर्जा साहब यहाँ पे अली सतपारा के हवाले से भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके हवाले से जो सर्च जारी है कितनी कामयाबी की उम्मीद है? और लास्ट जैसे लोकेशन ट्रैकर का आपने बताया, उस लोकेशन ट्रैकर की मदद से क्या डेटा अब तक सामने आया? क्योंकि उनकी जो लोकेशन में लास्ट टाइम भी जब शो में आया था तो मैंने यही कहा था कि सुबह 7:15 बजे तक उनका जो ट्रैकर था वो 7,900 की अल्टीट्यूड पे था। सही। उसके बाद जो लास्ट जो उनको विजिबली देखा गया था वो उसके बेटे साजिद ने देखा था कि वो बॉटल नेक के आसपास में है। अब क्योंकि वो एरिया जो है बॉटल नेक इज 8,200। बिल्कुल 8,250 2,800 सॉरी 8,300 के आसपास में है वो एरिया। यानी वो एक छोटी एक जगह नहीं है, उसके टेरिटरी है। उस एरिया में जो है वो लोग गायब हो गए, मिसिंग है। उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह जो अभी जो कल की न्यूज़ आ रही है कि C-130 जो प्लेन है वो बहुत हाईली इक्विप्ड है, हाई टैक्स है, और वो उनको सर्च करेंगे, एरियल सर्च करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर चाइना की तरफ से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वाकया उनके साथ, बॉटल नेक की ही एरिया में वो लोग खुदा न खास्ता इफेक्ट हो चुके हैं, तो फिर वो उनको ट्रेस करने में आसानी होगी मेरे अंदाजे में। अगर सही, लेकिन अभी क्योंकि एग्जैक्टली ये मौसम की रोज हम बात कर रहे थे अली, मौसम ही वहां पर अभी तक क्लियर नहीं है। वहां पर भी बहुत ज्यादा तूफानी हवाएं चल रही जिसकी वजह से बहुत बार ये जो एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको भी मुअत्तल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा अली बेग, और हमारी है कि अली सतपारा और उनके साथ जॉन स्नूरी और JP मोहर जो हैं उनका सुराग मिल सके। कल भी हमने तो शो में इसलिए गुफ्तगू नहीं की थी क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट था नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए, और क्योंकि हम अभी भी समहाउ हम पर उम्मीद है कि ये हमारे हीरो कहीं ना कहीं से हमारे सामने ज़रूर आ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। खैर जी, आज शफात हमने हीरोज़ की इतनी बात की, तो आज अपने शो में अपने नाजरीन की मुलाकात करवाने जा रहे हैं शफात। एक इतनी कमाल और इतनी बड़ी उम्र बढ़नी है इनकी, लेकिन ये बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है जनाब। ओ माशाल्लाह, पूरे सोशल मीडिया पे इनकी धूम मची हुई है वाकई में। हाँ, और वैसे तो शफात वो इतनी प्यारी थी, इनको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को आके मेकअप करके बताया है कैसे करना है मेकअप। अच्छा, मैं मेकअप तो आपको पता है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुदरती हुस्न दिया है, तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डेफिनेटली खवातीन में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगी। हाँ, मैं तो उनकी वीडियो नहीं हाँ देखी बिल्कुल, क्योंकि अच्छा मुझे ना कुछ टिप्स भी इनसे लेनी, तो मैं चाहूंगी मेरी टीम जल्दी से मुझे जरा ब्लश ऑन और ब्लश ऑन का जरा ब्रश भी के दे दे, क्योंकि हाँ। शफात कुछ चीजें मैं अच्छी नहीं लगाती, मुझे लगता है मुझे टिप्स लेनी है। ठीक है, ओके, ये पहले अच्छा तो पहले बताती ना जनाब। रिदा ज़हरा नकवी की बात कर रही हैं आप। हाँ, तो वीडियो दिखा दे शफात। जी जी, पहले इनकी वीडियो दिखाते हैं। असल में देखिए, हम ऐसा करते हैं कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, हाँ। इसमें बातें सुनवाने के बजाय हम डायरेक्ट ही बातें कर लेते हैं। ओए शफात, आपने तो खैर कमाल ही बात कर दी है। तो आज बड़ी मुश्किल से जनाब, और हमें एजाज हासिल है कि सबसे पहले मतलब हाँ ये कह सकते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इन प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट रिदा ज़हरा नकवी से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हो आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक रिदा, आप इतनी प्यारी लग रही हो। हम लोगों ने आपकी मेकअप की वीडियो देखी, लोग आपके थैंक यू सो मच। और लोग आपके फैन हो गए हैं। लोग कह रहे इतना कमाल मेकअप रिदा ने कहाँ से सीखा है? ये मैं अपनी बड़ी बहन से सीखा है मेकअप करना। ओके, बड़ी बहन से मेकअप करना सीखा है। तो कितना टाइम से आप मेकअप सीख रही हैं वैसे बाय द वे? ये शायद पता नहीं मैंने कब सीखा था। ये मेरी बहन करती है ना, ऊपर वीडियोस बनाती है, तो मैं देखती हूँ, ऊपर देखती हूँ। तो मैंने अपनी बड़ी बहन का मेकअप किया था, शायद हमने वीडियो देखी नहीं। वो मेरी बहन के पास वीडियो है। अच्छा रिदा, जब से शफात रिदा की वीडियो आई है ना, लोगों ने कहा है कि भाई रिदा अपना सैलून कब खोल रही हैं, ये अपना पार्लर कब खोल रही हैं। मेन चीज। हाँ रिदा, ये बता दें मेरा बच्चा कि कब खोल रही हो सैलून? असल में मेरे पापा तो यहाँ धानिया गए ना, तो अगर आएंगे ना तो मैं उनसे पूछूंगी पार्लर खोलेंगे। ये ठीक। क्योंकि बाप तो वो होते हैं ना, अपनी बेटी की सब कुछ करते हैं। हाँ। इसलिए तो पापा सब मेरे ये सब कुछ करते हैं, इसलिए मेरे ये खोलेंगे पार्लर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब रिदा, ये वीडियो जो आपकी वायरल हुई है, अभी हम व्यूज देख रहे थे,
वो एक प्रोफाइल पे शेयर हुई है, उस प्रोफाइल पे को 5-6 लाख व्यूज हो जो गए। इनकी अपनी प्रोफाइल है। ठीक है जी, एक प्रोफाइल पे 5-6 लाख, और भी पता नहीं कितने पेजेस ने शेयर की हुई है ना, हाँ। हर वो तो कोई मतलब दसियों लाखों में व्यूज चले गए हैं। तो किसी ने कोई अप्रोच किया है कि जी हम और सेट नहीं, सेट मैं- मैंने आपको कहीं देखा था मैंने। आपने मुझे कहीं देखा था? कहाँ देखा आपने? हाँ आप वो मैं बुलबुले देखती हूँ ना, बुलबुले सीजन 2, तो वो मतलब मैं देखती हूँ ना मोमो साहब और ये मोमो पीछे से जीन बुल बने थे ना, आगे से आपके कैमरा था, आपने हमने शो किया था। बिल्कुल कर रहे थे, तो आपके पीछे Exactly. वो जीन बूट कर रहे थे, हाँ। वही मैंने Exactly. आपको देखा था। गोल हमने वो पहना था, गोल वाला चश्मा पहना था, गोल। एग्जैक्टली बुलबुले के एक एपिसोड, बिल्कुल जनाब, हाँ। हम उसमें आए भी और हमने बुलबुले की टीम का इंटरव्यू भी किया हुआ है। बिल्कुल, माइक पकड़ा हुआ था। अच्छा रिदा मेरा बच्चा, मुझे आप ये बताओ हाँ, कि मैंने आप मुझे बताओ, आप इतना अच्छा मेकअप कर रहे हो और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा मेकअप रिदा करे, तो रिदा मैं आपसे अगर मेकअप कराऊंगी तो आप ये बता दो, या कोई भी आपसे मेकअप करवाना चाहे, इतनी बड़ी आप मेकअप आर्टिस्ट हो, कितने पैसे लोगे आप उनसे? मैं बाकी लोगों से मैं 10,000 लूंगी, 5,000, जैसे कि 1,000, 10,000, 950, ये सबसे मैं लूंगी, और 1,000, 2,000, 3,000, 5 लाख से लूंगी। और मुझसे तो मैं आप मुझसे कितना क्यों आप लोगी? मेरी अच्छी खास हैं, तो मैं आपके ये फ्री लूंगी। ये चलो जी, मदिया ने सबसे पहले फ्री पकड़ लिया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपका आगे का क्या प्लान है, कैसे आपने आगे चलना है और क्या प्लान देख मेरा रही है क्या अपना? प्लान है, तो मुझे ऐसे पसंद है, जैसे कि फोटोग्राफी, मुझे बहुत शौक है फोटो खींचना। तो उसका कोई अभी आपने वीडियो बनाई है, अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाई है अभी आपने? मैं अभी क्या दिखाऊं, वीडियो जो मैंने बनाई नहीं है। हाँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं। फोटोज अभी खींचती तो हूँ, बनी नहीं है। अच्छा सेट पे बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। रिदा को और क्या कुछ बनने का शौक है? मेकअप आर्टिस्ट तो आप बन गई हो, फोटोग्राफर बनना है, और क्या क्या बनना है आपको? मैं टीचर बनूंगी, जैसे कि बच्चे होते हैं ना बाहर, पेट भरने की रोटी खाते हैं, कई चीज़ें बेचते हैं, तो मैं उस सब के लिए मैं स्कूल खोलूँ, सबको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बड़ा करूँ, कोई डॉक्टर इंजीनियर पायलट बनाऊँ, मैं सबको मैं पढ़ाऊँ। ओए सदके। अच्छा मुझे बताओ, मैंने तो सुना है कि आपको सिंगर बनने का भी बहुत शौक है। रिदा बच्चे, मैंने सुना है कि आपको सिंगर बनने का भी बहुत शौक है। लाइन ड्रॉप हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से रिदा से अभी दोबारा से राब्ता करें। शफात कितनी मासूम बच्ची है और इतनी प्यारी बातें करी। और आप ये देखिए शफात, मेरा तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको, क्या मेरी अच्छी दोस्त है, तो मैं आप अच्छा दोबारा रिदा हमारे साथ आ गई हैं। अच्छा रिदा नहीं अभी नहीं आई, लेकिन हम वेट कर लेते कि रिदा जब तक लाइन कनेक्ट हो वैसे जाए। यहाँ पे अपनी नाजरीन के लिए बताते चले, जो रिदा की कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, और ये एक 21st क्रोमोसोम जो है इंसान के अंदर, उसकी एक हल्की सी म्यूटेशन है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। सो उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो थोड़े से वो होते हैं, और दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उनको लोग बड़े नामों से भी कहते हैं, लेकिन दे आर एब्सोल्युटली फाइन। और बाहर की दुनिया में दे आर एक्टर्स, डाउन सिंड्रोम एक्टर्स हैं, दे आर मॉडल्स, दे आर डिजाइनर्स, एंड दे आर मेकअप आर्टिस्ट, एंड दे आर एब्सोल्युटली डूइंग फाइन। हाँ, और शफात सबसे मजे की बात है कि इनकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी है, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि जी रॉकिंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और उसके बाद हमने देखा कि इनकी मेकअप की वीडियो आई है, और उसके बाद अभी प्लान करी कि अपनी मेकअप की और जो वीडियोस हैं ये भी इसको अपलोड करें, और फिर ताकि जो लोग हैं रिदा से मेकअप सीख सके। तो रिदा की लाइन क्लियर होगी। जना मौजूद थी रिदा ज़हरा नकवी, बहुत ही प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट जिनकी वीडियो आजकल वायरल है। अच्छा रिदा बच्चे, मुझे बताओ, मैंने ये सुना है, हमने ये सुना है कि आपको तो सिंगर बनने का भी शौक है बहुत। जी हाँ, सिंगर ऐसे भी मुझे गाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब मेरी आवाज़ सुने। ऐसे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ वायरल हो जाए, सब मेरी आवाज़ सुने। जैसे कि मुझे गाने का शौक है, गाने गाने की, मेरी आवाज़ अच्छी है सबसे ज़्यादा। बहुत प्यारी। ओके, तो फिर हम चाहेंगे, इस वक्त सारी दुनिया आपको सुन रही है, तो अगर आप कोई मिली नगमा अगर हमें सुनाना चाहें, या कुछ भी सुना दें। मैं कुछ भी एक मैं सोचने दें पहले। हाँ
चलें, आप सोच लें तो अच्छा, हम देखते हैं कि आप कोई हमें अच्छा सा जो है ना हाँ। दिल्ली नगमा, लेकिन अपने नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बताते चलें कि these kids are absolutely normal. इनके याद आ गया टीच करने का, इनके एजुकेशन का मोड डिफरेंट होता है, Yes. इनका तरीकाकार डिफरेंट होता है, बट दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे बच्चों के आप साथ भी बेसिकली आप सही अपना तरह अपना तवाज़ुन अपने थोड़ा आप को ठीक करें। हाँ। अपने आप को ट्रेन करें, बच्चों को ठीक करने की कोशिश मत रिता करें। बेटा, गाना आपने सोच लिया आपने? चलो जल्दी से सुना। नहीं अभी एक मैं सोच रही हूँ कि अच्छा चले जी, चलो, इंशाल्लाह अब ठीक है, आपसे कोई अगली बात बार जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आपसे जरूर सुनो। शुक्रिया जी। रिदा ज़ारा नकवी हमारे साथ मौजूद थी। और डाउन सिंड्रोम के हवाले से आपको बताते चले, आने वाला महीना डाउन सिंड्रोम के हवाले से आगाही का महीना है। उस महीने में भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और अब आपको लिए चलते हैं मुल्तान। मुल्तान में जनाब अब पानी का निज़ाम बड़ा ही अजीबो गरीब है और बड़ा ही बोसीदा है। 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है ये जी मुल्तान। और इस शहर में पीने के पानी के हवाले से WHO कह रही है कि जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो तो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक यानी सिंकिया की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। और पानी कड़वा भी है, क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब में जहाँ जहाँ सहराई इलाके हैं वहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो कड़वा है। बिल्कुल शफात। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जनूबी पंजाब में कहीं भी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। वासा मुल्तान के मुताबिक फरहमी आपके लिए 120 ट्यूबवेल जो है वो काम कर रहे हैं। और शहर भर की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि शहर भर में 18 वाटर टैंक्स भी कायम किए गए हैं जो नाकाबिले इस्तेमाल है। शहरियों को डायरेक्ट पंपिंग के जरिए पानी का जो पीने का साफ पानी है ये फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ महकमा जात की तरफ से ज़िला भर में लगाए गए 300 से ज़ायद वाटर जो प्योरिफिकेशन प्लांट में से जो बेशतर प्लांट्स हैं वो तो बंद पड़े हैं। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद चीफ मुल्तान यासिर शेख, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। यासिर, ये तो बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है कि मुल्तान के शहरियों के लिए पीने का साफ पानी ही जो है वो दस्तयाब नहीं है। और जो बहुत सारे वाटर टैंक्स, जो वाटर पंप्स भी हैं, जो प्योरिफिकेशन प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, उनमें से बेशतर तो काम ही नहीं कर रहे। जी मदिहा, बिल्कुल ये एक अलमनाक सूरत हाल है, बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके बारे में बाकायदा WHO की भी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। और उन्होंने मुल्तान बिलखसूस ओवरऑल जनूबी पंजाब के किसी भी शहर को पानी जो है ड्रिंकेबल करार नहीं दिया। अब हो क्या रहा है कि आप जो मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर तमाम अजला हैं, बिलखसूस मुल्तान और डीजी खान की अगर हम बात कर लें, वहाँ जो आर्सेनिक है उसकी मिकदार 1500 के लेवल तक भी है। जबकि WHO ये जो हेल्थ के माहिरीन कहते हैं कि पानी की मिकदार में आर्सेनिक के जो मिकदार होनी चाहिए पानी की, उसमें कुल कैपेसिटी के अंदर वो 10 से 25 तक होनी चाहिए। अब 10 से 25 चलें 50 तक भी वो चल जाएगा काम, लेकिन 1500 आर्सेनिक का जो है आर्सेनिक बेड पानी के अंदर है। और उसके रिजल्ट के अंदर जो ख़ास तौर पे जब हमारे हेल्थ माहिरीन से बात होती है तो वो बताते हैं कि इससे जो स्किन कैंसर हो रहा है और इसके साथ साथ जो है मैदे का कैंसर डेवलप हो रहा है, गाल ब्लेडर का कैंसर डेवलप हो रहा है, और जो पैरेलल जो है किडनी डिजीज वो तो अलग है। अब हुकूमत की तरफ से, अब कोई भी हुकूमत ले लें, उसमें इंतहाई गैर संजीदगी देखी जा रही है। गवर्नर पंजाब रूहे रवा बने, साफ आब अथॉरिटी उन्होंने बनाई अप्रैल 2019 में, उसकी आनिया जानिया तो बहुत देखी गई, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका विजन ये था कि पंजाब के तमाम वासियों को जो है पीने का जो है सेहतमंद पानी फराहम किया जाएगा। उसमें चेयरमैन अथॉरिटीज बनते रहे, उनकी ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती रही, उनके पैकेजेस की बात होती रही, सिर्फ मतलब अफसरों को नवाजने के अलावा जमीन पे एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। स्पेशली जनूबी पंजाब की अगर बात कर तो अभी मुल्तान के लोग क्या कर रहे हैं पीने के पानी के हवाले से? क्या मंसूबा है, किस तरह से पीने का पानी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए शफात, इसमें पीने का पानी है कि लोगों को चूंकि अवेयरनेस नहीं है, लोग इसी कंटेमिनेटेड वाटर को, जिसके एक तो जमीन से पानी जो ड्रिंकेबल नहीं है और दूसरा जो वासा जो हमें सप्लाई दे रही है, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो सप्लाई दे रही है, वो सीवरेज की लाइनों से जो मिक्स होके आ रहा है उसके साथ। एक बड़ी दिलचस्पी सूरत हाल है कि कल एक दोस्त की कॉल आई और मुझे कहने लगा कि यासिर भाई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी है। मैंने कहा जी बताइए। वो डीजी खान से कॉलर था, तो मैंने पूछा, मैंने वो कंटेंट बनाने के लिए पेन का संभाल लिया कि ये बड़ा संजीदा बंदा है और इसने कॉल की होगी तो ऐसे नहीं की होगी, वो बड़ी न्यूज दे रहा है। उसने कहा जी गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पहली मरतबा
पीने का साफ पानी लाइंस में आया है और ये इम्कान जारी है कि इम्कान किया जा रहा है कि ये आइंदा 24 घंटे तक साफ पानी मिलेगा। अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जहां 9 माह तक पानी पीने को और वजू के काबिल भी पानी ना है और मजबूर हैं, और इसमें गवर्नमेंट इंटेंशन है। ये वो बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि किसी पूरे मुल्तान के हवाले से बात की। मुल्तान में जो पानी का निज़ाम है वो लोगों के सामने, WHO ने इवन के बता दिया है कि यहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी पीने के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। और अब शफात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। क्या कमाल शफात, कल का दिन था, हम जीत गए। मतलब कितनी मुश्किल से जीते वो नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम जीत गए, ये बात मैटर करती है। जी जनाब, अब अपेरेंटली ये समझा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कुछ जानते नहीं है लोग ज्यादा। जो बाबर आजम जो रन आउट हुए थे शफात, जी मतलब बाबर उधर से- आजम पहली जनाब वो बॉल पे रन आउट हो गए। क्या फील्डिंग की है जनाब, कम से कम 25 से 30 रन रोके हैं, कंफर्म रन रोके हैं जनाब साउथ अफ्रीकन टीम ने। बड़े खूनख्वार किस्म के रन आउट्स किए हैं। और ये कुछ मनाजिर आपके सामने है जनाब साउथ अफ्रीकन टीम ने। चूंकि जैसे आपके सामने खाकसार ने अर्ज की थी कि जो इनकी टीम है ये साउथ अफ्रीकन T20 लीग में बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी परफॉर्मर्स हैं। ख़ास तौर पे जब स्पिनर आए हैं जनाब तबरेज़ शमसी, और तबरेज़ शमसी ने जब कलाई घुमा के, पॉल एडम्स का ज़माना याद आ गया कि जिस तरह वो सर झुका के और सर के पीछे से हाथ लाते थे, तबरेज़ शमसी ने कमोबेश वैसे ही स्टाइल से बॉल की। और जनाब अगर तबरेज़ शमसी को विकेट्स मिली और अच्छी बॉलिंग एवरेज मिली तो पाकिस्तान से अब्दुल कादिर मरूम के साहबजादे जनाब उस्मान कादिर सामने आए। और ये शीली अखियों वाला जो हमारा जवान है, इसने पहले ही ओवर में क्या जबरदस्त और नपी तुली बॉलिंग कराई है। और एक से एक परफॉर्मर जनाब। फील्डिंग में भी पाकिस्तान चाया रहा, बैटिंग में जब बाबर आजम जो है वो डगमगा गए तो रिजवान आ गए। रिजवान क्या कमाल खेले। वैसे बाबर आजम जब रन आउट शफात हुए ना तो बस मेरा उधर ही दिल टूट गया और मैंने जहाँ टीवी लगा तो उस कमरे से भाग गई। मैंने कहा मैं आगे अगर किसी की परफॉर्मेंस होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कमाल किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने भी क्या शानदार सेंचुरी स्कोर की। जी जनाब, एक T20 में सेंचुरी जोड़ी है जनाब हमारे रिजवान बाबू ने। और रिजवान के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ शादाब मौजूद हैं जनाब। शादाब को हम खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। शादाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज। दैट्स इनक्रेडिबल। तो शादाब पहले तो ये बताएं कल की जीत पे आपका क्या तबसरा है, कैसे देखते हैं आप कल की जीत को? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हुई और टीम परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह के रजवान भाई खेल रहे हैं, जिस तरह के अच्छी फॉर्म में हैं, वो न्यूजीलैंड से लेकर या जब से उनका कम बैक हुआ वो जिस तरह फॉर्म में है, हर सिचुएशन पे उन्होंने रन्स किए हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और जिस तरह के उस्मान बॉलिंग कर रहा है माशाल्लाह, जब से उसका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है तो काफ़ी अच्छे साइन है और पाकिस्तान को आगे जाके ये बहुत सारे फतवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा शादाब, ये बताइएगा क्योंकि अब PSL इंशाल्लाह PSL का आगाज होने जा रहा है 20 फरवरी से और अब 8 दिन ही रह गए अब, तो क्या तैयारी है वैसे आपकी PSL के हवाले से? अभी तक तो आइसोलेशन में है, तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन बिल्कुल जिस तरह के अभी हमारे सारे प्लेयर्स या तो वो नेशनल टीम में हैं या जो भी लीग्स हो रही है वहाँ खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो अभी तक तो यहाँ कैंप स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो भी खेल रहे हैं वो अच्छी फॉर्म में और हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सारी फॉर्म में। वो जो आपकी इंजरी आई थी न्यूजीलैंड में, जिसके बाद स्कैन हुआ था, MRI हुआ था और फिर हमने ये खबर फोड़ी थी कि वो जनाब आप 6 हफ्ते के लिए अब रिकवरी मोड में है। उस रिकवरी का क्या आलम है, क्योंकि बस 20 तारीख से हमने आपको एक्शन में देखना है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रिकवर कर चुका हूँ, रिहैब मुकम्मल हो गया, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह PSL में एक्शन में नजर आऊंगा। ये मुझे बताइए जो इंजरी थी न्यूजीलैंड में, ये वो जिम्बाब्वे टूर वाली इंजरी थी या कोई डिफरेंट था? जी बिल्कुल जगह वही थी, लेकिन स्पॉट थोड़ा सा चेंज हुआ था, 1-2 इंचेस चेंज हुआ था, लेकिन जगह वही थी। और ये मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए ये इंजरी चल रही है अभी। अच्छा चले शादाब, हम आपकी जरा क्योंकि मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। भाई युवराज सिंह बड़े बड़े बॉलर्स इनसे डरते हैं, इनकी आपसे वैसे क्या दुश्मनी थी जो आपने इनको चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था? ये सारे सवाल से इसका बैकग्राउंड बताइएगा। करियर ही खत्म कर दिया। करियर खत्म कर दिया आपने तो? नहीं दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह का हमारा मैच चल रहा था चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, वो भी इंडिया के साथ, और जिस तरह की हमारी बैटिंग परफॉर्मेंसेज हुई थी और जिस तरह का आमिर भाई का स्पेल लगा था, तो
मैं सच बताऊं तो जब मैं बॉलिंग करने आया उससे पहले मैं सेलिब्रेशन में थक गया था कि आमिर भाई ने 3 आउट किए, तो मैं सेलिब्रेट कर करके थक गया। तो जब बॉलिंग पे आया, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे, तो फर्स्ट मैच में जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो हम हारे थे, उसमें भी मैंने युवराज सिंह को बॉलिंग की थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि वो मुझे पिक नहीं कर पा रहा। तो मैंने यही कोशिश की कि वो मुझे पिक नहीं कर पा रहा, तो जब पिक करने से पहले मैं उसको आउट कर दूं, तो वो पैड पे लगा और थैंक गॉड सैफी भाई कैप्टन थे और उनको मेरे पे बिलीव था और मैं उनको बोला तो वो मान भी गए, रिव्यू ले लिया उन्होंने। इनक्रेडिबल जनाब, इनक्रेडिबल। अच्छा, अब शादाब, आपकी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो अब आपको क्या लग रहा है कि पीएसएल में आपके लिए सबसे खतरनाक टीम कौन सी होगी? किस टीम से आपको डर लग रहा है? डर तो ऐसा सच नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह की सबकी बैलेंस टीम है और ये टूर्नामेंट में जो भी अच्छी टीम खेलना स्टार्ट कर दे, जिसको मोमेंटम मिल जाए T20 क्रिकेट में, वही डेंजरस टीम होती है। जिस तरह लास्ट ईयर लाहौर कलंदर को मिला था मोमेंटम और वो काफी डेंजरस टीम थी। मेरे ख्याल से जिसकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी होती है टीम की, वो टीम ज्यादा डेंजरस होती है और अभी तक सभी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे लाहौर कलंदर लग रही है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी है, तो वो काफी डेंजरस होगी। सही। अच्छा जरा शादाब ये बताइएगा आप कि हम जरा क्योंकि पीएसएल की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रोडक्ट है पीएसएल पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए, और साथ में अब क्योंकि फाइनली पिछले साल ऑडियंस नहीं थी, आप लोगों ने यकीनन ऑडियंस को मिस किया था, अब आपको ऑडियंस मिल रही है 20%, तो इस पे क्या तासुरात है आपके? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, जिस तरह का हमारा पीएसएल ब्रांड है दुनिया में, मेरे ख्याल से वो दूसरे नंबर पे आता है क्रिकेट लीग्स में। तो और जिससे भी आप बात करो ओवरसीज प्लेयर्स से, स्टैंडर्ड वाइज हम सबसे आगे हैं। क्योंकि जितनी मैं भी लीग्स खेला हूँ और जिधर भी मैं दुनिया में खेला हूँ, तो उधर और हमारे पाकिस्तान पीएसएल का स्टैंडर्ड काफी हाई है। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए पाकिस्तानी होने के लिए, और हमारे बारे में ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो कि पॉजिटिव है, तो काफी अच्छा महसूस होता है। और दूसरा, क्राउड बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह लास्ट ईयर हमने स्टार्टिंग में क्राउड के सामने खेला और हाउस पैक होते थे, जिधर भी गए, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, मुल्तान हो, जिधर भी गए हैं, तो क्राउड ने काफी सपोर्ट किया और क्राउड के बगैर मजा भी नहीं आता। और जिस तरह के अभी पीएसएल के लिए 20% अलाउ हो गया, तो काफी एंजॉय करेंगे क्राउड के सामने। शादाब, आप माशाल्लाह 23 साल के हो रहे हैं इस साल, तो मतलब ठीक है, दुनिया की नज़र में तो 23 साल जो है वो बड़ी छोटी उम्र होती है, लेकिन एथलीट के लिए 23 साल एक बड़ी पक्की उम्र होती है। तो आप माशाल्लाह कैप्टन भी हैं, तो ये कोई आपको लगता तो नहीं यार कि मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो कैप्टनसी का बटन आ जाता है, तो वो क्योंकि बहुत बात होती है कि जी बाबर आजम को कैप्टन बना दिया उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, फलाने को कैप्टन बना दिया उसकी परफॉर्मेंस, आपको तो नहीं लगता, प्रेशर तो नहीं लेते कैप्टनसी का अपने ऊपर? नहीं, मैं काफी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाए तो मैं काफी इंजॉय करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मेरी ज्यादातर परफॉर्मेंसेस भी ऐसी सिचुएशन पे आती हैं जिधर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर हो, तो वहाँ मेरी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हैं। ये इंडिविजुअल पे होता है, जिस तरह बाबर आजम, ये वैसी बातें हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जब से वो कैप्टन बना है, उस मेरे ख्याल से उसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। क्या तो बात है, वो भी वैसे ही है कि उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ना। तो वो अच्छा। हाँ। अच्छा मेरे शादाब ये बताएं, आप लोगों के तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जैसे अभी भी आप आइसोलेशन में और आपको ख्याल भी रखना पड़ता है, जब आप ट्रैवल करें तब टेस्ट, वापस आए तब टेस्ट 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 टेस्ट, मतलब टेस्ट सीरीज अलग है, लेकिन ये कोरोना टेस्ट अलग है। नाक का क्या हाल है ये तो बताएं जरा। ये कोरोना टेस्ट बहुत ही मुश्किल है, टेस्ट सीरीज से ये ज्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल से मेरे 70 से 80 हो गए होंगे कोरोना टेस्ट। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो नाक में मतलब अब तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉकेज नहीं होती, क्योंकि खराटे भी कम हो गए होंगे। नहीं, अच्छे अब तो खराटे भी सही नहीं करते। अच्छा ये मुझे बताएं, हसन अली आ गए जनाब आपके साथ, फहीम अशरफ आ गए आपके साथ, रोटी ग्रुप पूरा हो गया, कैसी एक्साइटमेंट है? रोटी बहुत 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 एंजॉय करें, क्योंकि क्रिकेट में तो हम एंजॉय करती हैं, लेकिन आपको ऑफ द फील्ड भी एंजॉय करना चाहिए। तो उसके लिए रोटी ग्रुप तो अभी, क्योंकि हमारे नए मेंबर्स भी आए हैं, क्योंकि हसन नहीं था बीच में, फहीम भी नहीं था टीम में, तो मैंने नए मेंबर भी बीच में डाले हैं। तो कोशिश होगी कि जो हमारे नए मेंबर्स भी हैं उनको भी अगले साल अपनी टीम में लेके आए। सही। अच्छा मुझे शादाब एक बात बताएं, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, जब पीएसएल इंशाल्लाह होने जा रहा है अपनी टीम के, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सीनियर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मशवरा देते हुए भी ना हल्का सा मतलब होता है कि भाई ये तो सीनियर है, इनको मैं कैसे समझाऊं या कैसे मैं इन पे रोब जमा सकता हूँ? कोई ऐसा प्लेयर आपको है कि जिस पे रोब जमाते हुए आपको हल्का सा होगा नहीं ये थोड़ा सीनियर है मुझसे?
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है और एज ए प्रोफेशनल सबको ही पता होता है कि जब आप ऑन द फील्ड होते हैं तो सब बराबर होते हैं, क्योंकि हम सेम गेम खेल रहे हैं तो सब बराबर हैं। और अगर मुझे लग रहा है तो मैं उनसे बात करता हूँ कि ये मुझे गलत लग रहा है तो आपको इनको ठीक करना चाहिए। वैसे भी वो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको आइडिया हो ही जाता है खुद ही कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो इतना ज्यादा कोई ऐसा मुश्किल अभी तक तो नहीं पड़ी। चलें जी, दैट्स इनक्रेडिबल शादाब, और उम्मीद करते हैं जनाब कि आप जिस तरह से परफॉर्म करते आए हैं और जिस तरह से आपने इंजरी से रिकवर किया है, अल्लाह करे जनाब PSL आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल साबित। तो जाते जाते क्विकली आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, PSL 6 के हवाले से उम्मीद क्या लग रही है, कौन सी टीम कप उठाने जा रही है? इम्पार्शल होके बात कीजिएगा, इम्पार्शल होके। पाकिस्तान का प्रोडक्ट। नहीं इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। जिस तरह की हमारी टीम कॉम्बिनेशन है और जिस तरह हमारे प्लेयर्स फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह ताला के। चलें शादाब, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पे उम्मीद रख लेते हैं, क्योंकि जाहिर है आप ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, लेकिन हम भी कराची किंग्स की टीम है। हाँ, तो हम भी कहेंगे हम उठाएंगे कप इंशाल्लाह एक बार फिर। हाँ, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम अभी रिदम में हम भी रिदम में। हमारा अल्लाह ना करे टेम्पो टूटे। बहुत शुक्रिया शादाब, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। तो होता ये है कि जब हमारा हफ्ते का आखिरी दिन आता है तो हम आपको किसी एक ऐसे बंदे से मिलवा देते हैं कि आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। आज मिलवाने जा रहे हैं सुरीला हो जाए। आज ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहे हैं, देखिए जनाब मदिया के हाथों से कलम छूट गया बंदे का जिक्र सुनते ही। अपनी ही जिंदगी है जनाब, कोई ड्रामे नहीं है, कोई तमाशे नहीं है, अपनी लाइफ है। तो शहजादी ये कैदो भी है, खेड़े भी हैं, रांझना भी है, हीर भी है, कल्चर के अंदर गुंधे में हैं आप। वो लगता ही नहीं है कि ये आदमी कोई जो है ना मार्केटिंग का आदमी है। एक्चुअली जैसे प्रोडक्ट लिखना है ना, हमने एक सॉन्ग लिखना है, तो मेरा ख्याल है मुझे इसको बनाने में कम से कम 200 बार तो हीर रांझा देखी होगी पाकिस्तान, और हीर सुनी भी होगी, क्योंकि मुझे आपके सुर मिल रहे थे। तो अब अगर आप उसके, हाँ जी, हीर की बुक सुनी, उसके पता नहीं कितने वर्जन सुने, ताकि आपको पता तो चले। मैं जैसे आपने देखा, मैं रिसर्चर हूँ, तो मेरा एटीट्यूड यही है कि हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं और बेस्ड और रिसर्च काम करते हैं। तो फिर वो कैरेक्टर्स को अपनी स्टोरी के साथ अटैच करना, और फिर सबसे बड़ी बात है उसको ऐसे प्रेजेंटेबल वे में रखना कि वो एक ही साइड पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल कोई आखिरी चंद सेकंड हमारे पास, कुछ एक गुनगुनाए ताकि उस पे हम क्लोजिंग में हमारी तरफ से नाज़रीन अल्लाह हाफिज। और प्लीज ओवर टू यू शहजाद। और रांझना वे हीर केड़े कम दी, ये मेरा बहुत फेवरेट है ये जी। शफात भाई आपके लिए प्लीज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.